लो आज अपन पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। हेडिंग डालो बेटा लाल पेन से। डाल लिया? धातुओं का निष्कर्षण लिखो, इसमें लिखो जल्दी से। लिखो इसमें अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को, अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करना, धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करना या प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहलाता है। प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं, लिख लेना। धातु निष्कर्षण कहते हैं। अब ए पॉइंट डालो। धातुओं का समृद्धिकरण, धातुओं का समृद्धिकरण, समृद्धिकरण या सांद्रण। इधर देखो, अयस्क होता है, उस अयस्क में से धातुओं को अलग करना तो कराता है धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। और अयस्क में से अशुद्धियों को अलग करना कहलाता है धातुओं का समृद्धिकरण, ठीक है ना। आया समझ में? लिखो इसमें अयस्क में से अशुद्धियों को अलग करना, अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। अलग करना अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसके लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है जो अयस्क और गैंग के, जो अयस्क व गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। जो अयस्क व गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। अब बी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। सक्रियता श्रेणी में
सबसे नीचे स्थित सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण ऑब्लिक निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण ऑब्लिक निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। निम्न क्रियाशील धातुओं के नाम बताओ बेटा। इसमें से अपने पास एक तो मरकरी और एक कॉपर। रुको बेटा, ये दोनों को साफ करने की विधियां अपनी बुक के अंदर दे रखी है, तो उनको किस प्रकार से निष्कर्षण वो अलग करेंगे। उनके सल्फाइड अयस्कों से, उनके ऑक्साइड अयस्कों से, ठीक है ना, किस प्रकार से उनको अलग करेंगे। इसके बाद आता है सोना और चांदी की विधियां नहीं दी गई है, क्योंकि तुम्हारे को अगर कहीं पे मिल जाए तो तुम उसका क्या करने लग जाओ, शुद्धिकरण, ठीक है, इसलिए इसके अंदर नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये दोनों का पढ़ेंगे अपन को, किसका बेटा, कॉपर का और मरकरी का। इन दोनों को शुद्ध करना है, सोने को और चांदी को शुद्ध नहीं करना है तुम्हारे को, ठीक है। लिखो बेटा नीचे से, लिखो, यह धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है। यह धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है। बहुत कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइडों को, इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही, केवल गर्म करने से ही, केवल गर्म करने से ही, गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण लिखो, पस्ट, लाइन छोड़ के लगा लेना, उदाहरण ऐसे करना, लाइन छोड़ के उदाहरण पस्ट। लिखो मरकरी, ब्रैकेट में लिख लो पारा, मरकरी ब्रैकेट में लिख लो पारा, के सल्फाइड अयस्क, के सल्फाइड अयस्क सिनाबार, HGS, ब्रैकेट बंद कर दो, को वायु में गर्म करने पर, वायु में गर्म करने पर यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लो बेटा HgO, HgO ब्रैकेट बंद, में बदलता है, में बदलता है, में बदलता है और
अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड ब्रैकेट में लिखो, वापस फिर लिखो, Hg होगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, ब्रैकेट बंद, कोमा मरकरी, ब्रैकेट में लिखो पारद, नया नाम आया है की किताब से है पारद, ब्रैकेट में मरकरी को पारद ही बोलते हैं। ब्रैकेट बंद में अपचयित हो जाता है। अपचयित हो जाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? इधर देखो, रिएक्शन देखो, डस्टर कहाँ है? इधर देखो, सिनाबार होता है HgS, यह है मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मरकरी के एक अयस्क का नाम लिखिए, या ऑप्शन दे दे मरकरी का एक अयस्क है, ऑप्शन में आ जाए सिनाबार या कुछ और, तो क्या करना है? सिनाबार। सिनाबार का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या लिखना है? HgS। ठीक है, ऐसे सिंपल नाम क्या है इसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको क्या करेंगे बेटा? गर्म। क्या करेंगे? गर्म। गर्म करने के लिए क्या लगाते हैं? O2। यहाँ पे तापन, वही ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले किस में चेंज होगा ये? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। किस में चेंज होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। और एक गैस निकलेगी जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां तक आया समझे? अब ये तो गैस तो निकल गई बेटा, अब बना क्या अपने पास? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको अपन क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। HgO प्लस, किससे? O2 से, तापन। अब क्या होगा? ये मरकरी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और क्या प्राप्त होगा अपन को? Hg अलग हो गई, और इसमें जो ऑक्सीजन थी ओके, और दोनों मिलकर क्या बन गई? O2 ही बनेगी। क्या बनेगी? O2। बैलेंस कर देंगे ना फिर बाद में, ऑक्सीजन ही बनेगी, O3 थोड़ी बनेगी हर जगह। ठीक है, तो O2 बन रही है। अब इसके बाद में ये अपने को क्या करना था? अपने दांतों का निष्कर्षण ही तो करना था ना, तो ये मरकरी अलग कर लिया ना, काम अलग करने का ही था ना। तो किस प्रकार से किया अपन ने? ये जो मरकरी थी बेटा, ये किसके साथ जुड़ी हुई थी? यानी जब अपन ने मिट्टी से निकाला इसको जमीन से, तो किसके साथ थी? इसके सल्फाइड अयस्क के साथ मिली हुई थी। ठीक है, निकालने के बाद अपन को इसको क्या करे? गर्म करे। क्या करे? गर्म। गर्म करने के बाद पहले तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हुई। किसमें परिवर्तित हुई? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। इसमें से एक गैस निकली जिसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो निकल के चली गई। फिर इसको और गर्म करेंगे अपन, तो ये गर्म करने के बाद फिर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकल जाएगी और बचेगी क्या? मरकरी। तो मरकरी अलग हुई ना, तो अपन पढ़ के आ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। और भी कौन सी धातुएं? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। आया समझ में? रिएक्शन लिखो, मैं बैलेंस कर देता हूँ। एक काम करना बेटा, ऊपर की उतार रहे हो ना, नीचे की नहीं उतारे ना? अभी ऊपर की उतारो, नीचे की मत उतारो ना।
बस इसमें थोड़ा सा ये ऑक्सीजन नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, बस इसको डायरेक्ट ही गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रखा, ऊपर ही दे रखा है। वो तो अपना क्या करे, अब नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। और तो सही है बेटा सारा, लिख लो सारा, अब बता लो सारा। दोनों उतारना है, दो, बस ऑक्सीजन नहीं लिखना, ये ऑक्सीजन लिखे थे ना अभी, वो नहीं लिखना। कर लिया। दूसरा एग्जांपल लिखो बेटा, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में लिखो कॉपर, ब्रैकेट में लिखो तांबा के सल्फाइड अयस्क, के सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लास, ग्लास मत लिखना, कॉपर ग्लास Cu2S, ब्रैकेट बंद कर लो, को वायु में गर्म करने पर, ब्रैकेट बंद कर दो ये तो वायु में गर्म करने पर कॉपर प्राप्त कर ली जाती है, कॉपर प्राप्त कर ली जाती है। देखो अभी अपन ने मर्क्यूरिक सल्फाइड को गर्म किया था ना, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है, इधर देखना बेटा, लिख तो लिया ना थ्योरी, तो इधर देखो अपने पास क्या है, यहाँ पर कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर सल्फाइड है ना, इसको वही ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे अपन, गर्म। तो क्या प्राप्त होगा, पहले तो जो इसमें प्राप्त हुआ है CuO प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो Cu2S है ना, जो यहाँ पे बना है कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड को केवल अपन गर्म करके नहीं तोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको केवल गर्म करके नहीं तोड़ सकते। अब ये जो बड़ा है, तो इसको अगर नहीं तोड़ सकते तो क्या करेंगे अपन, कुछ मात्रा में ये कॉपर सल्फाइड मिलाएंगे इसके अंदर। किसके अंदर, इसके अंदर। गुड मॉर्निंग। क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फाइड। ये मिलाने के बाद अब ये क्या होगा, ये जो कॉपर है ये क्या होगा बेटा, अलग होगा। क्या होगा, अलग। और ये कॉपर अलग हो गया, प्लस क्या बनेगा इसके अंदर, SO2। परिवर्तन कितना सा हुआ, इसमें ऑक्सीजन गैस बन रही है, इसमें ऑक्सीजन गैस है क्या, नहीं बन रही है ना। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे अपन डायरेक्ट गर्म कर रहे थे ना, यहाँ पे इधर देखो इसका डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है अपन को, ये कॉपर सल्फाइड है, ये जो कॉपर सल्फाइड है इसको वापस किसमें मिला रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड में। और मिलाने के बाद फिर ये कॉपर अलग होगा और कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये याद करना है तुम्हारे को दिमाग में कर करके, ठीक है ना। तो इसको उतारो, बातें नहीं।
यहाँ पे भी 2 लगाना रहे, तो तरीका गलत लिख रहा क्या अपन। अब सही है। हर की तरीका लगा रहा हूँ, तुम ही गलत बताए हो मेरे को तो। हाँ, तापमान तो लिखना पड़ेगा, तापमान लिख लो इनके ऊपर। तापन तापन हाँ, इधर है सल्फर पे 2 है, तो इधर अपन मान सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, पी प्लस ही होगा, मान रहे हैं अपन, क्योंकि कॉपर को जरूरी थोड़ी बेटा कि हमेशा प्लस 2 ही दर्शाए। मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी संयोजकता होती है, तो बहुत सी जगह अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संयोजकता का मैंने थोड़ा बहुत ही समझाया तुम्हारे को, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारा काम चल रहा है, अब 11वीं क्लास में अगर साइंस लोगे तो संयोजकता बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है, ठीक है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अभी तो हाँ, बस अभी तो मान लो, क्या मानना है कि यहाँ पे ये Cu2O बन रहा है तो बन रहा है, बात खत्म। उतार लेंगे बेटा। देखो ये दोनों निम्न अभिक्रियाशील धातु है ना, इनमें दोनों को किस प्रकार से शुद्धिकरण किया जाता है। दोनों अभिक्रिया, दो अभिक्रिया है ना, इनको रटना है अच्छे से। हाँ, दो, ये सोने की नहीं दे रखा, चांदी की नहीं दे रखा। अब अपन क्या करेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। तो अब सी पॉइंट डालो, लिख के याद करना है इनको, ऐसे याद नहीं होगी। सी पॉइंट डालो, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी के, हाँ सी डालो ना, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ओब्लिक मध्यम क्रियाशील धातुओं का, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। लिखो इसमें, लिखो इसमें, यह धातुएं मध्यम क्रियाशील होती है, यह धातुएं मध्यम क्रियाशील होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में, हाँ, प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। इन अयस्कों को पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। इन अयस्कों को पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उनका कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है।
फिर उनका कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है। अपचयन, कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है। लिख लिया बेटा। अब एक नंबर पे हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। अयस्क का धातु ऑक्साइड में, हाँ अरे बेटा मैं नहीं लिखवाया ना कि पहले धातु ऑक्साइड है ना, ये जो धातु है ना, ये धातु की सल्फाइड और कार्बोनेट है इसके रूप में पाई जाती है मध्यम क्रियाशील। तो इनको पहले अपन क्या करेंगे, धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन करेंगे। किसमें परिवर्तन करेंगे, धातु। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेगा। लिखो अयस्क का धातु ऑक्साइड में, अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन डाल लिया। परिवर्तन एडिंग हो गई। अब इसमें लिखो, लिखो इसमें अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की निम्न दो विधियां हैं। निम्न दो विधियां हैं, दोनों के नाम लिखोगे। अब कौन, ये ऐसे लिखा है ना, फर्स्ट पॉइंट ऐसे डाला है ना तुमने, अभी फर्स्ट पॉइंट जो एक नंबर पे डालो ब्लैक पेन से, ऐसा डाला हुआ तो ऐसा। तो अब ये इसके अंदर भी फर्स्ट चलेगा, आप कैसा डालोगे डाल लो तुम्हारे हिसाब से। फर्स्ट कैसे आप डाल लो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पहले लिखो वर्जन, और सेकंड लिखो निस्तापन। हाँ नीले पेन से लिखो भेजो। हाँ हाँ दोनों के नाम लिख लो पहले, फिर एक एक पढ़ेंगे। लिख लिया वर्धन, वर्धन और निस्तापन। हाँ दोनों नाम लिखना बेटा। निस्तापन ये रहा देखो, लिख लिया। फर्स्ट डाल लो वर्जन। सोए कौन तो है रात, सोए कौन तो क्यों क्या कर रहे हो। लिखो वर्जन के अंदर लिखो इस विधि, यह विधि, कोई बात नहीं, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती है। के लिए काम में ली जाती है। सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को
वर्जन कहते हैं। वर्जन कहते हैं। इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वह वाष्पशील गैसें पृथक हो जाती है। लो इधर देखो बेटा, वर्जन में क्या किया जाता है? ये क्या है? जिंक सल्फाइड। ठीक है, एक तरह से क्या है? धातु सल्फाइड। क्या है? धातु सल्फाइड। इसको क्या करेंगे बेटा अपन? गर्म। क्या करेंगे? गर्म करके इसको क्या करेंगे? ऑक्साइडों में परिवर्तित करेंगे। जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सी गैस बनेगी? SO2। ठीक है, और एक और लिखा है अन्य वाष्पशील गैसें, उनका कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं अपन? सल्फाइड है, इसको गर्म करके किसमें परिवर्तित कर रहे हैं? यानी धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वर्जन। क्या बोलते हैं? वर्जन। तो ये रिएक्शन उतारो। कहाँ पे? 2500। बता क्या हो सकते हैं? लिखवाया ना यार अभी। सल्फर डाइऑक्साइड। लिख लिया। अब दूसरी डालो, निस्तापन। निस्तापन में लिखो, यह विधि कार्बोनेट ऐश को के लिए काम में ली जाती है। कार्बोनेट ऐश को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति मत करना, अनुपस्थिति करना। वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसमें
CO2 व वाष्पशील गैसें CO2 व वाष्पशील गैसें पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है। इधर देखो, बर्तन में क्या किया जाता था बेटा, सल्फाइड है इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है गर्म करके। कौन से इसको, सल्फाइड है इसको, और निस्तारण में कार्बोनेट है इसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ठीक है, तो ZnCO3 ये क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, वही गर्म करेंगे लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ताप लगाने पर किसमें परिवर्तित होगा, जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में चेंज होगा, प्लस कौन सी गैस बनेगी, CO2। उतारो। बता लिया। अब इधर देखो, अपन ने क्या किया है बेटा, अपन दांतों का समृद्धिकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, दांतों का समृद्धिकरण। उसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तो जिंक की पढ़ रहे हैं, फिर जिंक मध्य अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए। इधर देखो धातु ऑक्साइड, इधर भी धातु ऑक्साइड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये डाला था अपन ने, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना। ठीक है, अब ये परिवर्तन हो गया, ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको कार्बन के द्वारा अपचयन करेंगे और जिंक को अलग करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट डालो ब्लैक पेन से, धातु ऑक्साइडों का अपचयन, धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातु ऑक्साइडों का अपचयन अपचयन नीचे से लिखो, नीले पेन लिखो, धातुओं का अपचयन कार्बन से करने पर, कार्बन ब्रैकेट में सी भी लिख लेना, कार्बन से करने पर धातु प्राप्त होती है। कार्बन से अपचयन करने पर धातु प्राप्त होती है। एग्जाम्पल लिखो, हाँ कार्बोनेट ही है। वापस बोल रहा हूँ ना, धातु का अपचयन, मैंने बोला है ना, धातु के बाद में ऑक्साइड भी लिखना है यहाँ पे। धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन से करने पर, ठीक है, ब्रैकेट में सी भी लिखना है, कार्बन से करने पर धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। सही बोल रहा हूँ मैं, तो तुम भी कर रहे हो, सही लिख लिया ना तुमने। वापस बोलोगे एक बार और, देखो लिखो, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन ब्रैकेट में लिख लो सी से करने पर धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। एग्जाम्पल,
धात हाँ एग्जाम्पल लिखो, ZNO लिखो, ZNO अरे एग्जाम्पल लिखना है नीचे। क्या अरे तुम्हारे दिमाग की नहीं चलेगी, किताब में दे रखा है अपन को। यहाँ पे कोई धातुओं को शुद्धिकरण करने नहीं आए। जो बहुत सारी धातु तुम तो बोलोगे सर वो भी ले लो वो भी ले लो। अपन यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे, यहाँ पे जो दे रखा है ना अपन को उसको ही शुद्धिकरण करेंगे अपन। अरे इनको ही रटना है तुम्हारे को, वो तुम्हारे को नहीं देगा कि और धातु दे दे उसके सल्फाइड है इसको वो तो अलग करो, ठीक है ना। लिखो ZNO को C ब्रैकेट में लिखो कोयला। हाँ ZNO को C ब्रैकेट में कोयला ब्रैकेट बंद के साथ गर्म करने पर यह Zn धातु में अपचयित हो जाती है। Zn जिंक यह Zn धातु में अपचयित हो जाती है। ये तो नया नया आविष्कार करवा चल जाए, साइंटिस्ट बना दे। इधर देखो बेटा, जिंक ऑक्साइड है, इसको किसके साथ, कार्बन के साथ यानी कोयले के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या प्राप्त होगी बेटा, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन, ये जिंक से ऑक्सीजन इसके पास चली गई ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये कार्बन, ये जो अपचयित हो गया ना कार्बन, तो ये अपचयित हो गया, तो इधर ऑक्सीजन निकल गई अपने पास, तो जिंक क्या हो गया अपने पास, अलग हो गई। ठीक है, अलग ही तो करना था। ठीक है, ये लिखो बेटा, लिख लो फिर, तापमान भी लिखना है यहाँ पे। लाइन छोड़ के एरो लगाओ। कार्बन के अलावा, हाँ बेटा, कार्बन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी, कार्बन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी धातु ऑक्साइडों के अपचयन में किया जाता है। धातु ऑक्साइडों के अपचयन में किया जाता है। उपयोग भी धातु ऑक्साइडों के अपचयन में किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग, आगे लिखना है ना, अपचयन में किया जाता है, इसके बाद लिखना है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग धातु ऑक्साइडों के अपचयन में किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। आ गया? कहाँ पे लिखा है? अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। इधर देखो बेटा, अब आइए नई रिएक्शन। अब तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करते रहना, है ना।
ये देखो मेरे पास, सुनो बेटा, तुम्हारे को कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को किसमें, ऑक्साइड अयस्कों में बदलने की जो दो विधि प्रक्रिया समझाए हो तो आगे ना समझ में, एक तो वर्जन और निस्तापन। ठीक है, अब जैसे मान लो वो वर्जन अभिक्रिया में है तो इधर देखो MnO2, ये क्या है बेटा, बताओ क्या है? क्या है अपने पास? मैग्नीज ऑक्साइड। अरे भूल नहीं रहा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैग्नीज कैसे आ गया अपने पास, सक्रियता मध्यम क्रियाशील अभिक्रिया आ गया तो आ गया, अब क्या करें, अब आ गया तो आएगा। अरे मेरी बात सुनो, अपन मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं ना, तो उसमें मैग्नीज है क्या? नहीं, अब किताब में दे रखा है तो पढ़ाना पड़ेगा, मत मानो, एग्जाम में आएगा फिर मानना पड़ेगा ना। इधर देखो बेटा, जैसे ये है वर्जन अभिक्रिया या फिर निस्तापन अभिक्रिया से अपन ने धातु ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, कैसे भी प्राप्त किया हो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु लेंगे। क्या लेंगे? अधिक। इसकी जगह तुम एक काम करो, Mg ले लो। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम। क्या ले लेता हूं? एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम धातु अभी अधिक अभिक्रियाशील है मैग्नीज में, सॉरी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को क्या कर देगी? मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है। रुको देखिए एक मिनट, नहीं है बेटा, बेटा इधर देखो, मैं मैग्नीज ले रहा हूँ वापस जो किताब में। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी में नहीं दे रखा, लेकिन अपन को मानना पड़ेगा, क्या करें, मैग्नीज अधिक अभिक्रियाशील होगी किससे? एल्यूमिनियम। किससे? मैग्नीज से अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है बेटा, अब अधिक अभिक्रियाशील होने के बाद ये मैग्नीज क्या है बेटा? अलग हो जाएगा, और ये एल्यूमिनियम है ना, किसके साथ जुड़ जाएगा जाके? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा बेटा? Al2O3। ठीक है, प्लस उष्मा भी बन रही है इसमें, उष्मा। तो ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। यह अलग से एरो करके लगवाया ना बेटा तुम्हारे को कि बहुत से धातु ऑक्साइड होते हैं। अब कौन से धातु ऑक्साइड का दे रखा है अपने? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसको विस्थापन अभिक्रिया से अपन क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो ये बता रखा है, बस एरो लगा। देखिए दे दिया, मैं क्या करूं? करवाना तो पड़ेगा ना मेरे उधर रिएक्शन ही। तो नोट्स भी किताब में से बनाते हैं बेटा, किताब के बाहर बना ही नहीं सकते। अभी मैंने पारद लिखवाया था ना, वहां पे मरकरी आगे, तो वो पारा होता है जहां तक है, लेकिन वो लिख दिया तो लिखवाना ही पड़ा, चाहे जो गलत हो तो ठीक, सही हो तो ठीक। आए नहीं से कोटिया लिख लिया के, अब लाइन छोड़ के और स्टार करके डालो थर्मिट अभिक्रिया। ब्लैक से डाल लो चाहे से आप, थर्मिट अभिक्रिया।
हाँ बेटा, इसमें लिखो, अब लिख लो जल्दी से, फिर आएंगे। लिखो आयरन, ब्रैकेट में लिखो थर्ड ऑक्साइड, ब्रैकेट बाहर, आयरन थर्ड ऑक्साइड। कैसे लिखते हैं पता है ना तुम्हारे को? हाँ, बाहर लिखना है। हाँ, आयरन ब्रैकेट में थर्ड, 1 2 से 3 लिखते हैं ना। ऑक्साइड वह एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, वह एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, वह एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इधर देखो बेटा, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3। तो क्या लिख रहे हो तुम अभी भी? सर ये रिएक्शन लिखवाना रह गया बस, ये छोटी। अच्छा हमें डॉक्टर लिखना नहीं आता और इनका भी है, ठीक है। ऐसे नहीं सुधर थे सर, कह रहे थे यार सुनिए सर, यार आप छूट देते हो आप बच्चों को, पनिशमेंट नहीं देते हो क्लास, ये ऐसे नहीं पढ़ते। उतार लिया ना बेटा। अब इधर देखो, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम। अब ये भी क्या है बेटा अपने पास? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। और ये भी क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। ये दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है ना, तो करवाने के बाद जो आयरन प्राप्त होता है ना अपन को, इधर देखो Fe, ये आयरन जो प्राप्त होता है कौन सी फॉर्म में प्राप्त होता है? लिक्विड। कौन सी फॉर्म में प्राप्त होता है? लिक्विड। प्लस इसके बाद में और अपन को प्राप्त होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। प्लस उष्मा। ये उष्मा बनने के कारण ही बेटा ये आयरन क्या हो रहा है? पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है। इधर देखो, ये भी टॉस है और ये भी टॉस है, जब इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। क्या करवाई जाती है? क्रिया। तो जो आयरन है ना बेटा, ये कौन सी फॉर्म में प्राप्त हो रहा है अपन को? लिक्विड। और ये तो सॉलिड ही है। कैसा है? सॉलिड, ठीक है। अब ये जो अपन को प्राप्त हो रहा है, जैसे अब ये रेल की पटरियां हैं, ये टूट जाती है ना, तो ये दोनों आपस में क्रिया करवा के इनके ऊपर डाल दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में आयरन को। क्या लगा के? दोनों तरफ थर्मे लगाकर, तो फिर ये वापस जैसे सूखेगा आयरन तो वो टॉस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जिसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? इसको थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो। क्या किया जाएगा तुम्हारा? उतार लिया। नीचे लिखो थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग, लाइन लग छोड़ के लगा। थर्मिट अभिक्रिया के उपयोग, क्या लिखोगे उपयोग में?
रेल की पटरियों को वो जोड़ने के लिए, वो मशीन की पुर्जों को दोनों लिखवाया ना, अभी रिएक्शन में लिख रहा है, वो लिखो। हाँ वो लिखो बेटा, लिखो, मैं लिखो, लिखो। रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों, रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों, मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा। तुम्हारे को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात तुम्हारे को ये एक बार समझा देता हूं मैं। इधर देखो बेटा, अपन ये सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण करें ना, इसमें से एक ही धातुओं का निष्कर्षण करें बेटा, वो भी जिंक सल्फाइड का। तो उस जिंक सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किए थे अपन, ठीक है, या तो वर्जन अभिक्रिया करके या फिर निस्तापन अभिक्रिया। ये करने के बाद फिर कार्बन से अपचयन किया था अपन ने, जो सेकंड पॉइंट था, बस यही है। इसके बाद में एरो लगा के ये रिएक्शन लिखी है ना एक, तो इसको रट लेना है, ठीक है। बस यही तो एक्सटर्मिनेट अभिक्रिया आ गए, और एक्स्ट्रा वो तो लगा हेडिंग लगा के हो ही गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखो, है क्वेश्चन लिखो, वर्जन व निस्तापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। वर्जन व निस्तापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। आंसर लिखो बेटा। वर्जन व निस्तापन अभिक्रिया में निम्न अंतर है। वर्जन व निस्तापन अभिक्रिया में निम्न अंतर है। एक तरफ बनाओ वर्जन, एक तरफ बनाओ निस्तापन। वर्जन और निस्तापन इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। हाँ लिखना नहीं है, बता रहा हूं, लिख दो भाई। नहीं तो तुम तो सारे इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे घर से हो सारे के सारे। हाँ बेटा इधर देखो, वर्जन में अपन सल्फाइड अयस्कों को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे ना, तो ये सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती है। लिखो फर्स्ट वर्ड, वर्जन में ये सल्फाइड अयस्कों के लिए, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लिया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लिया जाता है। इधर क्या लिखोगे, हाँ, यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड वर्जन में लिखो, कमा में लिया जाता है। तू तो कम लगाता है ना दिमाग, फिर तेरा कैसे अपसेट हो रहा है। हाँ बेटा सेकंड लिखो, वर्जन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इधर लिखोगे, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, वर्जन में इससे SO2 गैस पृथक होती है। इससे SO2 गैस पृथक होती है। इससे SO2 गैस पृथक होती है। इधर क्या लिखोगे,
इससे CO2 गैस पृथक होती है। वर्जन और निस्तापन थर्मिट, तीनों भी क्रियाओं को अच्छे से याद करना है बेटा ना। सीनाबार का सूत्र, कॉपर ग्लांस का सूत्र, ठीक है ना। हाँ, वो दोनों रिएक्शन जो करवाए थे अपन वो। अब इसके बाद में ग्रीन पेन से कौन सा पॉइंट डलेगा? ग्रीन पेन से डी, डी डालो बेटा, डालो। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण। स्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ऑब्लिक उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इधर देखो बेटा, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, उनमें सोडियम ये धातु आती है ना, तो क्या करती है बेटा, उनके जो ऑक्साइड या सल्फाइड या क्लोराइड है इसको के रूप में जो मिलती है ना, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर करेंगे, जैसे मान लो NaCl है बेटा, क्या है NaCl है, तो उसमें से अगर Na यानी सोडियम को अलग करते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा ना। इसलिए क्या किया जाता है, उनको कुछ यानी विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है, अलग तो किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। तो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो लिखो बेटा, इसमें लिखो, यह धातु है, यह धातु है, बस ये लिख लो। चलो कोई बात नहीं, आज यही क्लास समाप्त कर दें, पढ़ दें कल।